रब्बि इश्रह ली सद्री वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जनाब, सबसे पहली बात तो यहाँ से हम इस काम का आगाज़ कर देते हैं कि जनाब जो हमारा इनिशियल टॉपिक है वो सर्कल फ्लो ऑफ इनकम था कल। लेकिन चूँकि हम मैक्रो आगाज़ कर रहे थे मैक्रो इकनॉमिक्स का, तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात की थी और हमने ये कहा था कि भाई बात ये है कि अगर हम ये कहें कि जी वी एग्री डैट के कंज्यूमर एंड फर्म्स यानी हाउस होल्डर फर्म्स हैं, ये हमारे टॉपिक हैं किसके जी, माइक्रो इकनॉमिक्स के एजेंट्स हैं। लेकिन जब हम मैक्रो में आते हैं तो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज आ होल, और जब हम इकोनॉमी एज आ होल पढ़ते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट भी आएगी, उसके अंदर फॉरेन बायर भी आएगा यानी फॉरेन सेक्टर भी आएगा, और जब गवर्नमेंट आएगी तो अल्टीमेटली टैक्स लगेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट होगा और ख़र्च होगा लोगों पे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर भी शामिल हो जाएगा और फर्म भी शामिल हो जाएगा। तो मैक्रो इकनॉमिक्स में चारों एजेंट आएंगे, हाउस होल्ड, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर। इसकी बुनियाद पे हम इसे कहते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। लेकिन इसके साथ साथ ये कॉन्सेप्ट भी कल ज़ेरे बहस आ गया था कि अगर कोई इकोनॉमिक मॉडल ऐसा पढ़ा जाए जिसके अंदर से दो एजेंट शामिल किए जाएं, कंज्यूमर और फर्म्स, तो हम इसको टू सेक्टर इकोनॉमी का नाम देंगे। लेकिन अगर इसके अंदर गवर्नमेंट को भी शामिल कर लेते हो तो फिर इसको हम थ्री सेक्टर कहेंगे, और अगर इसके अंदर फॉरेन बायर भी साथ शामिल हो गया, चारों ही इंक्लूड कर दिए, तो फिर ये ओपन इकोनॉमी कहलाएगी या फोर सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। और इस लिहाज से देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल कहलाएगी, या हमने कल ये कहा था कि द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स डेट स्टडीज़, वो फील्ड इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, तो बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी स्टडी करती है, दैट इज़ वी कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से कल सबसे पहली बात तो ये थी कि हमने आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर बना के आपसे पूछा कि चलिए जी आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बताइए कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। हमने कहा था कि ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बड़े अहम हैं, इस लिहाज से कि अगर फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव पूछे तो भी हम यही लिख देंगे, और अगर मॉनेटरी पॉलिसी के पूछे तो भी हम यही लिखेंगे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? तो जर्नलिस्टों ने जब आपसे पूछा तो आपने फ़ौरन जवाब दिया कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि वी विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम देम, हम ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे और उन्हें कंज्यूम करेंगे। जब हमने पूछा कि ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, तो वो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इंडेक्स नंबर, जिसको आप जीडीपी कहते हैं, वो इंडिकेट करता है, जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर ये 2 से ज़्यादा है तो समझिए कुछ इसकी अहमियत है, 2 से कम है तो फिर तो बहुत ही बुरे हालात हो गए, लेकिन 5, 6, 7, 10 इट्स अ वेरी गुड रेट ऑफ जीडीपी। अब जहाँ तक सवाल है कि ठीक है जी, मान लिया मोर गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल करेंगे। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो देयर विल मोर जॉब्स, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और इसके अलावा आप प्राइसेस पे कंट्रोल करेंगे, और प्राइसेस के अंदर जब आप मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस तो हमारे पास सफिशेंट सप्लाई होगी, तो प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो याद रहे, हम ये नहीं कहेंगे प्राइसेस कम करनी है, हमने कम करेंगे तो वो भी प्रॉब्लम है, उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं, ज़्यादा हो तो उनको इन्फ्लेशन कहते हैं, लिहाजा हम इसको कंट्रोल करेंगे, गिराएंगे नहीं। अब आगे आ गया, अगर इसके अंदर जो चौथा एम है हमारा वो है कि हम दुनिया से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से भी हम पैसा अच्छा कमाएं, यानी हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम हो। तो हम एज अ प्राइम मिनिस्टर आप ये कह रहे हैं कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और क्रिएट करेंगे डिमांड इन द फॉरेन मार्केट, ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो और हमारे मुल्क में डॉलर का इनफ्लो हो, आउटफ्लो कम हो जाए, इनफ्लो ज़्यादा हो जाए, ताकि इकोनॉमी एक सेटल्ड सिचुएशन पे पहुंच जाए। तो ये हमारे कल के काम की सारी तफसील थी। उसके अंदर एक काम और हमने किया था, कल के काम में हमने जो है सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा था। सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर हमने ये देखा था कि एक तरफ हाउस होल्ड हैं जो बिजनेसेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं, बिजनेसेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं,
और बिजनेसेस जो हैं वो हाउस होल्ड को वेजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से जा रहे हैं फैक्ट्रीज की तरफ, बिजनेसेस की तरफ, और पैसा बिजनेसेस से जा रहा है हाउस होल्ड की तरफ। दूसरी तरफ फर्म्स और इदारे जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को दे रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके हाउस होल्ड को दे रहे हैं, और हाउस होल्ड वही पैसा जो कमाया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से वो खर्च करके वो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अदा करके चीज़ें खरीद रहे हैं, जिससे अब वो पैसा चला गया फर्म्स के पास, बिजनेसेस के पास। कल हमने कहा था कि जिस तरह किसी इंसान के जिस्म में खून की रवानी ज़रूरी है और अगर वो रवानी जारी ना रहे तो इसके बड़े मनफी असरात होंगे। अगर ये रुक गई तो बंदा मर जाएगा, डेड हो जाएगा, और अगर ये स्लो हो गई तो बंदा कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह मुईशत में भी मनी का फ़्लो इतना ही ज़रूरी है, सर्कल फ़्लो ऑफ इनकम के हवाले से, कि पैसा फर्म से बिजनेस हाउस होल्ड के पास जाए, हाउस होल्ड से फर्म के पास आए, फिर फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाए, फिर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ आए। इस तरह चीज़ों का तबादला होता रहेगा, फैक्टर्स का तबादला होता रहेगा और मुईशत का पहिया चलता रहेगा। लेकिन कल हमने यही बात करते करते अचानक एक इशू ले आए थे, पॉलिटिकल इशू ले आए थे, और वो ये ले आए थे कि अभी एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए और शौकत तरीन साहब ने टेक ओवर किया। हमने उनसे पूछा कि जी हालात क्या हो, कहते जी मीशत का पहिया तो सही नहीं चल रहा। हमने कहा जी पहिया ना चलने का मतलब क्या है, तो आप बच्चों ने कल बताया था कि सर पहिया सही ना चलने का मतलब ये है कि सर्कल फ्लो ऑफ इनकम सही नहीं चल रहा और पैसा जगह जगह रुका हुआ है, मनी जगह जगह रुका हुआ है। हमने पूछा शौकत तरीन साहब से कि जनाब आप इसको कैसे ठीक करेंगे, तो वो हमें ये कहते हैं कि हम इकॉनमी को इंजेक्शंस लगाएंगे, जैसे एक बीमार आदमी को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। तो हमने पूछा आप किस तरह के इंजेक्शंस लगाएंगे, तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको 3 तरह के इंजेक्शंस लगाएंगे। एक तो हम इसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, एक तो हम इसके अंदर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। सपोज आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप ये बात कहते उस वक्त जब आप असम्बली हाल के बाहर खड़े, तो आपकी रिप्यूट कितनी अच्छी हो सकती है कि यार एक प्राइम मिनिस्टर है और कितना टेक्निकल बातें जानता है, तो ये तो मसले हल कर देगा। और दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, ठीक है जी। और तीसरी तरफ हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। तो ये 3 इंजेक्शन लगेंगे तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, ताकतवर हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। अब सीधी बात है कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, हम रिसोर्सेज लाएंगे और वो रिसोर्सेज दे देंगे बिजनेसेस को, लोन देंगे, जो भी देंगे रिसोर्सेज बिजनेसेस के पास जाएंगे, तो वो टूल्स खरीदेंगे, वो इक्विपमेंट ख़रीदेंगे, ठीक है जी, और वो जो है वो मशीन ख़रीदेंगे, रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे। इस तरह ख़ुद ब खुद कारोबार जो है वो अपने पैरों पे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, उससे हम ये कहेंगे कि जी आप प्लीज़ सिर्फ असम्बली हाल तामीर ना करें, ब्यूरोक्रेसी या फॉरेन रिलेशन पे पैसा ना लगाएं, आप भी कोई डैम बनाएं, कोई सड़कें बनाएं, कोई ट्रेन का सिस्टम बनाएं, तो क्या होगा, इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो इकॉनमी का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो इकॉनमी जो है वो ग्रो करेगी। और दूसरी तरफ हम ये ज़रूर श्योर करेंगे कि जो अभी हमने कहा कि हम गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ अपने मुल्क तक महदूद ना रखें, बल्कि इनको फ़ॉरेन मार्केट्स में लेके जाएं, और फ़ॉरेन मार्केट्स में जब लेके जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारे लिए डॉलर का या फ़ॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, यानी ब्लड बजाय जिस्म से बाहर जाने के ताकतवर ब्लड जिस्म को मिलेगा, इनफ्लो होगा, जिससे आपकी इकॉनमी जो है वो ताकतवर हो जाएगी। दूसरी तरफ
हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इकॉनमी में विड्रॉल कम किए जाएं। याद रहे कि विड्रॉल जो है इनको लीकेज भी कहा जाता है, तो जितने विड्रॉल कम होंगे, लीकेज कम होंगे, उतना बेहतर है। अब लीकेज क्या है, वो इसका बिल्कुल उलट है। इन्वेस्टमेंट का उलट होता है सेविंग। हम एसेट नोट करते हैं इसको, ये हम कोशिश करेंगे कि ये सेविंग अगर हो रही तो होर्डिंग ना हो इसकी। और जो है आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग का उलट होता है टैक्सेस। तो टैक्सेस अगर लगाने हैं तो सही जगह खर्च करो, लेकिन सरप्लस टैक्सेस ना लगाए जाएं, फजूल में पैसा गवर्नमेंट लेके ना रखे। और आखिरी चीज़ है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स को हम आप सब बच्चे जानते हैं, एम से डिनोट करते हैं, जो कि आई से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये होगी कि सेविंग्स जो है ये होर्डिंग्स हैं, अगर ये होंगी तो पैसा दफन हो जाएगा, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में है, चाहे वो ज्वेलरी की शक्ल में है, तो पैसा दबा रह जाएगा। रियल स्टेट की शक्ल में टैक्सेस अगर लगाएंगे और टैक्सेस लगा के एक सरप्लस गवर्नमेंट क्रिएट करे और उस सरप्लस को वो वेस्ट कर दें, तो इससे भी इकॉनमी कमज़ोर होगी। और अगर लोग धड़ाधड़ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ख़रीदते जाएं, ज़रूरत है नहीं है, तो इससे इंपोर्ट में इजाफा होगा। तो यू विल यूज़ द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप बाहर की गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करेंगे। मैं जानबूझ के इसको ये लिख रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अदर कंट्रीज़, सर्विसेज ऑफ अदर कंट्रीज़। दूसरे कंट्रीज़ की जब आप गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करेंगे तो मनी विल बी आउटफ्लो, आपका पैसा बाहर चला जाएगा। जिस तरह एक्सपोर्ट करने से पैसा इनफ्लो हुआ था, इंपोर्ट करने से पैसा आउटफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चों कल बात हो गई थी कि हमने इंजेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और लीकेजेस को वीक कर देना। तो यहाँ तक बात हो गई थी, यहाँ तक बात दोबारा रिपीट हो गई। अब आप एक जी लिख के एंटर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, ताकि मैं कल के लेक्चर में कोई इजाफा भी कर सकूं, कोई एड इन वैल्यू भी कर सकूं। तो अब हम कल के लेक्चर में एड इन वैल्यू करते हैं, कुछ ऐड करके देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए। अच्छा, आपको याद रहना चाहिए कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 1 घंटे में कवर नहीं हो पाते, तो फिर जब वो कवर नहीं हो पाते तो फिर ये कंडीशन होती है कि अगले दिन फिर उसको रिपीट करके फिर चलो। तो इस तरह कोर्स का कीमती टाइम जो है वो निकल जाता है और टॉपिक्स कवर नहीं हो पाते, पर्टिकुलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम संडे का दिन अवेल करते हैं हमेशा, जो ऑफ डे होता है, और उस दिन हम जो तवील दुरानिया की क्लास रखते हैं। तवील दुरानिया से बात बहुत ज़्यादा तवील दुरानिया नहीं है, बस टॉपिक हैं 1.25 घंटे के हैं, 1.5 घंटे के हैं, उनके लिए 10-15 मिनट अजाफी चाहिए 1 आवर के, तो वो हम उस दिन अगर सीक्वेंस अच्छी बने तो उस दिन कवर करते हैं। तो कल आपकी क्लास जो है वो मैं शुरू करूँगा, लिंक आपको आज ही मैं भेज दूँगा जैसे मैं फ़ारिग होता हूँ। तो ये मैं शुरू करूँगा 11 बजे, 11 AM टू आई विल कंटिन्यू अप टिल द 10 PM। तो ये टाइम आप किसी दूसरे को एलोकेट नहीं कीजिएगा, किसी भी टीचर को। ये टाइम कल हमारे आप ये कह सकते हैं, मैं मेकअप क्लास तो इसे नहीं कहूँगा, आई विल से इट एडिशनल क्लास। तो ये एडिशनल क्लास होगी और ये हर संडे को होनी है, इसलिए आपने ये टाइम मेरा किसी को नहीं देना है। अगर सर कोई दूसरे सर टाइम मांगते हैं तो आपने कहना है सर ये टाइम बुक है, ये हमने नहीं देना। ये टाइम बशीर साहब बुक कर चुके हैं, 11 बजे से 1 बजे तक एवरी संडे वो हमें पढ़ाते हैं। उसके अंदर हो सकता है कि मैं कुछ पुराने टॉपिक्स को भी लाया करूं, कुछ नए टॉपिक्स को लेके चला करूं, और वो टॉपिक्स जो 1.25 घंटे का है, 1.5 घंटे का है, कवर नहीं हो सकता रेगुलर डेज़ में, और वहाँ मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ उस पर, तो उसको मैं इधर कवर करूँ, ताकि हमें ईद की छुट्टियों का भी जो ज़िया हुआ है उसको भी कवर करना है, और उसके बाद हमने जो है ईद उल अज़हा की छुट्टियों का भी ज़िया जो है उसे भी कवर करना है, और हमने जो वीकनेस आई है उसे भी कवर करना है। और सबसे अहम बात जो हमें कवर करनी है कि आपको ये पता है कि इस दफ़ा एग्ज़ामिनर ने पेपर में जो रद्दोबदल किया उससे क्या हुआ कि हमारा जो आई कैप का रिज़ल्ट है वो आता था 38%,
रिड्यूस होके चला गया 26% में, बल्कि 25% में, 25% पे आ गया। इसके अंदर 13% का डिप लगा। इस डिप की वजह को समझाना है और उसको भी हमने ओवरकम करना है कि वो डिप हमारे साथ ना आ जाए, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस सिलसिले में काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे, वो मुझे कह रहे थे कि आपका रिजल्ट परसेंटेज कैलकुलेशन करने से भी काफ़ी बेहतर है आई कैप से। और पर्टिकुलरली जो सरप्राइजिंग बात है वो ये है, मेरे लिए भी है, कि मेरा जो फास्ट ट्रैक कोर्स था जो सिर्फ 1.5 से 2 माह मैंने कवर किया था, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो सरप्राइजिंग बात है एक तो। बहरहाल एनीवे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे ये सक्सेस दी है। तो आपने ये करना है कि एक तो ये मेरी क्लास लाजमी लेनी है, और दूसरी बात आपको याद होगा मैंने ईद के करीब आपको एक लिस्ट ऑफ ऑल लेक्चर भेजी थी। मैं उस लिस्ट के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक भी है ना चैप्टर 1 तक के डाल के माइक्रो की पूरी एक लिस्ट आपको भेज देता हूँ कि माइक्रो के तमाम लेक्चर जो हैं वो एक लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से यूट्यूब से जाके देखें, जो चीज़ मिसिंग है उसको पक्का कर लें। भाई जो आता है उसमें से तो नंबर लूज़ ना करें, क्या ख्याल? कोई अभी अगर कोई स्वैप कर जाता है, कोई सरप्राइज दे जाता है एग्जामिनर, तो वो कवर करने के लिए ज़रूरी होता है कि जो आता है उसमें से नंबर लूज़ नहीं करने हम, ठीक है। तो वो आपने करना है, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे उस जो पेपर आया था उसका पोस्टमार्टम भी करना है हमने। उसका पोस्टमार्टम हम तब करेंगे जब आप काफ़ी हद तक कोर्स कवर कर जाएंगे, तो फिर हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि इस पेपर में ऐसा क्या हुआ कि मेरे जितने भी मार्केट में कलीग्स हैं उनका रिज़ल्ट नीचे गया है, तो क्यों गया है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। पर्टिकुलरली कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो इसके ऊपर मैं कोई 5-10 मिनट का क्लिप जो है अगले 1-2 दिन में बना के आपको भेजूंगा, ज़रूर देखिएगा कि क्या मेन प्रॉब्लम है। चलिए एनीवे, अभी हम उस पर नहीं जाते, पहले तो हम ये करते हैं कि विथड्रॉल एंड लीकेजेस आ गए। अब हम बात करते हैं कि जी ये विथड्रॉल और लीकेजेस का हर एक टर्म मैं पकड़ूंगा और एक नई मार्केट बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लूँगा इन्वेस्टमेंट को और यहाँ से लूँगा सेविंग्स को, तो मैं लिखूंगा द डिफरेंस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस है, यानी एस एंड आई, इसे मैं कहता हूँ ये मेरी कैपिटल मार्केट है। ये मेरी कैपिटल मार्केट है जहाँ से आप लोन लेते हैं। ज़ाहिर है जब लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, तो आपको सूद तो देना पड़ता है ना उसके अगेंस्ट, नॉन इस्लामिक सिस्टम में, तो लिहाजा आप वहाँ से सूद लेते हैं। तो ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला जो मामला है ये मेरी कैपिटल मार्केट है। लेकिन डिफरेंस ऑफ टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिफरेंट ऑफ टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या है? ये मेरा जो है जी, ये मेरा फिस्कल बजट है। ये मेरा फिस्कल बजट है, ये मेरा फिस्कल बजट है, ठीक है जी। तो सर्कल फ्लो ऑफ इनकम ही जारी है, आई एम ऑन सर्कल फ्लो ऑफ इनकम, उसी को लेके चल रहा हूँ। सर्कल फ्लो ऑफ इनकम में मैंने आपको इंजेक्शंस बताए, फिर मैंने लीकेजेस बताए, और अब मैं उनकी मदद से आगे मार्केट बता रहा हूँ आपको, या कॉन्सेप्ट्स अगले उनकी मदद से बना रहा हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो फ़र्क है वो मेरी मनी और कैपिटल मार्केट है, जहाँ से लोग कर्जा लेते और सूद देते। जो दूसरा डिफरेंस है टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, उसे हम फिस्कल बजट कहते हैं। जो जून में गवर्नमेंट पेश करेगी, तय करेंगे टैक्सेस किस किस चीज़ पे लगाने हैं और किस प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने हैं, ये मेरा फिस्कल बजट है, जिसे आप फेडरल बजट भी कहते हैं और सूबे के हवाले से प्रोविंशियल बजट भी कहते हैं। नंबर 3,
तो देखिए एक फैक्टर वहाँ से लिया, एक यहाँ से। सेविंग और इन्वेस्टमेंट ली तो कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को पकड़ा तो बन गया आपका फिजिकल बजट। और अब मैं पकड़ता हूँ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स को। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का जो फ़र्क है मेरा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये जो मेरा फ़र्क है ये आगे चल के मेरा बन जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बैलेंस शीट होती है, जैसे आप बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ना आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये भी बैलेंस शीट होती है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि एक रियासत पाकिस्तान है, उसने दुनिया से क्या लेना है और क्या देना है। इंपोर्ट किया है तो देना है, एक्सपोर्ट किया है तो लेना है। तो लेना क्या है और देना क्या है, यानी ट्रांजैक्शंस, व्हाट वी हैव टू पे, व्हाट वी हैव टू रिसीव। और ये दो फैक्टर इकट्ठे हो गए तो ये बन गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए हमारे जो अगले चैप्टर्स आ रहे हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे हमारा चैप्टर आएगा 7, 8 एंड ओनवर्ड 9। उसके बाद अगला चैप्टर हमारा 10 जो है, 9 एंड 10 सॉरी, दिस इज़ ऑन फिजिकल बजट, ठीक है। उसके बाद 14वां चैप्टर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये जो हमारा अगला सारा काम है वो यहीं इसी से निकला है, कहाँ से, साइकिल या फ्लो ऑफ, सर्कल फ्लो ऑफ इनकम से, ठीक है। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैप्टर 7, 8 पढ़ेंगे और टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, डेट इज़ फिजिकल बजट वगैरह। एक चैप्टर यहाँ से निकलेंगे, 2 चैप्टर यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस में। तो इस तरह बच्चों ये कॉन्सेप्ट्स आगे चल के हमारे काम आएंगे। अब जहाँ तक सवाल है आपका कि यही लीकेज और इंजेक्शन को जब मैं पकड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम है, इस तरह इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम भी होता है। तो मैं लिखता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये वहाँ होगा जहाँ विड्रॉल यानी लीकेजेस बराबर हो जाएंगे इंजेक्शंस के। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यानी एक तरफ सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट्स बराबर हो जाएं, सेविंग का उलट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का, टैक्सेस का उलट गवर्नमेंट और इंपोर्ट का उलट एक्सपोर्ट्स, ये बराबर हो जाएं तो इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर नहीं आएगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में नहीं आएगी तो इकोनॉमी के अंदर हालात इस तरह के होंगे, जिगजैग्स। जीडीपी कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा टाइम के एतबार से। जब जीडीपी बढ़ेगा आप कहेंगे सर बूम आ गया, और जब गिरेगा आप कहेंगे रिसेशन आ गया। अब ये बूम कैसे आएगा और रिसेशन कैसे आएगा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर केन्स ये कहते हैं कि इसकी वजह लीकेजेस ही होते हैं, लीकेजेस एंड इंजेक्शन ही होते हैं। जब इकोनॉमीज बूम में चली जाती हैं, अगर उनके यहाँ इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा लग जाएं और लीकेजेस कम हो जाएं। लेकिन अगर इसके उलट हो जाए कि इंजेक्शंस कम हो जाएं और लीकेजेस ज़्यादा हो जाएं तो इकोनॉमीज जो है वो रिसेशन में चली जाती। अब एक सवाल, हमारी इकोनॉमी यहाँ कहाँ लाई करती है आपके मुताबिक? जी, वेयर आवर इकोनॉमी लाई, तो आप कहते हैं रिसेशन में लाई करती है।
फिर क्यों लाई करती है रिसेशन में? क्या ऐसी वजह हुई है कि हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है? जी शाबाश। व्हाट इज द रीजन दैट वी आर फेसिंग द रिसेशन? तो आप कहेंगे सर उसकी वजह है ओवर लीकेजेस। दिस इज व्हाट द रीजन कि इंजेक्शन कम लग रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सही जगह नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो, रुकी हुई है, और एक्सपोर्ट तो है ही नहीं इतनी ख़ास, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, लोग सेविंग करके सोना बहुत ख़रीदते हैं, और गवर्नमेंट भी टैक्स लगा के बहुत ज़्यादा पैसा फॉरेन पॉलिसी पे, उसके अलावा जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर पे लगा देती है, जिससे इकॉनमी वीक हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर बढ़ भी रहे हैं, पहले पुलिस की ज़रूरत थोड़ी थी, अब पुलिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ज़्यादा है। अब पुलिस प्रोडक्टिव यूज़ तो नहीं है ना, वो तो अगर खुद ही हम अखलाकी तौर पे अच्छे हों तो हमें पुलिस की ज़रूरत कम पड़ेगी, कम से कम ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत तो पड़नी नहीं चाहिए। लोग खुद सिग्नल फॉलो करें। अगर फ़र्ज़ करें मैं और आप कानून का एहतराम करें, तो मेरा ख्याल है अगर रोज़ाना हम 10 सिग्नल से गुजरते हैं तो एवरी सिग्नल 70,000 खर्चा कम कर दीजिए गवर्नमेंट का, जो उन्होंने देना है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सिर्फ हमें रोकने के लिए कि यार वायलेट ना करो ट्रैफिक, और फिर उम्र भर की उसकी पेंशन, ये जानी आपके टैक्स के पैसे से है। इसका मतलब यह है हम जितना कानून को वायलेट करते हैं, जितना हम कानून को तोड़ते हैं, एक्चुअली पॉकेट अपनी का नुकसान करते हैं, उतने ज़्यादा लोग फिर ट्रैफिक पुलिस में और सिविल पुलिस में रखने पड़ते हैं, और वो पैसा हमारे टैक्सों से जाना है, पहले सैलरीज़ का और फिर पेंशन का। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ये अखराजात इकनॉमिक डेवलपमेंट के नहीं है, असूली तौर पे हमारे टैक्सों का पैसा इस काम की बजाय डैम बनाने पे, सड़कें बनाने पे, मेट्रो बनाने पे, ऑरेंज ट्रेन बनाने पे लगना चाहिए, जो कि लग रहा है सिर्फ इन कामों पे। अच्छा जी, एनीवे अब हम ज़्यादा सियासी बातें भी ना करें, हमें मैक्रो पढ़नी है, ठीक है जी, आपस में लड़ाई ना हमारी हो जाएगी है जी, तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट दैट। वैसे मैं केयर तो करता हूँ, वैसे मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ना, इसलिए मेरी लड़ाई के चांस भी थोड़े होते हैं। अच्छा, सो आई हैव नो पॉलिटिकल पार्टी, नो पॉलिटिकल रिलेशनशिप एट ऑल। अच्छा बच्चों, अब जहाँ तक सवाल है कि हम बात करते हैं आपके साथ कि ये तो हो गया हमारा आइंदा का लाहे अमल के, आगे चल के हमने टैक्सेस एंड सेविंग के फ़र्क से पढ़ना है, तो हमने जनाब गवर्नमेंट फिजिकल बजट जाके पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ेंगे, ये सारा हमने पढ़ना है आगे चल के, और ये इकोनॉमी में फिर बिजनेस साइकिल भी पढ़ेंगे, और लीकेज एंड इंजेक्शन को भी आगे जाके फिर दोबारा डिस्कस करेंगे एक दो जगह। अब मसला ये है कि हमारा जो कल हमने सर्कल फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, आपसे पूछते हैं कि वो हमने ये वाला सर्कल फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो कितने सेक्टर के लिए पढ़ा था हमने? शाबाश। हाउ मेनी सेक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस साइकिल? शाबाश। तो यू सी 2 सेक्टर्स आर इंक्लूडेड, एक हाउस होल्ड और एक गवर्नमेंट। याद रहे जो क्वेश्चन बैंक में सवाल है और जो पास पेपर में आया है, पास पेपर में ज़्यादातर लीकेज एंड सेविंग का सवाल बहुत ज़्यादा आता है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का सवाल बहुत ज़्यादा आता है। सर्कल फ्लो ऑफ इनकम का अगर सवाल आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सेक्टर मांगेगा। तो आपसे ये सवाल है, अगर सेक्टर ना पूछे जाए तो आप कौन से वाला सर्कल फ्लो बनाएंगे? वो कहता है जी ड्रॉ सर्कल फ्लो ऑफ इनकम एंड डिस्कस लीकेज एंड इंजेक्शंस, तो आप कौन सा बनाएंगे? आप 2 सेक्टर ही बनाएंगे, इसलिए कि 3 सेक्टर और 4 सेक्टर हर बुक में डिफरेंट है, कॉन्सेप्चुअली सेम है बट डायग्रामेटिकली बड़ा फ़र्क है, इसलिए आम तौर पे हम जो है वो 4 सेक्टर की बजाय 2 सेक्टर बना के डिस्कस 4 सेक्टर को कर देते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में 4 सेक्टर डालना है तो मैं डाल देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अच्छा, तो मैं ऐड कर देता हूँ, लेकिन याद रहे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक सो फार कि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, इतने नंबर भी उसके पास नहीं है। चलिए जी, अगर मैं इसके अंदर गवर्नमेंट ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने गवर्नमेंट ऐड कर दी, तो कोई बच्चा ये बता सकता है कि गवर्नमेंट अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो कितने सेक्टर इकोनॉमी बन जाएगी? तो गवर्नमेंट के ऐड होते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी में, क्योंकि एक एजेंट और आ गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है जी? गवर्नमेंट ये करेगी कि गवर्नमेंट
तमाम बिजनेसेस के ऊपर लगाएगी टिका के टैक्स। तो टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट और टैक्स के बदले में बिजनेसेस को प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज एंड सब्सिडीज। तो बिजनेसेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और उनको सब्सिडीज दी जाएंगी। और भी हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट भी देती है गवर्नमेंट, बहुत कुछ होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस सेंटर, पिटैक, और उसके अलावा जो है आपका PCSIR इसीलिए बने हुए ना। तो लिहाजा हम ज़्यादा तफसील नहीं लिख सकते क्योंकि हमारी डायग्राम बड़ी महदूद सी है। तो टैक्स लेके फैसिलिटीज़ एंड सब्सिडीज़ दी जाएंगी। दूसरी तरफ अगर आप अपने पापा से पूछें कि पापा जी ये बताइए कि गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है, तो वो बड़े दुखी हो गया बताएंगे, बेटा एक तो मेरी सैलरी मिलते ही सबसे पहले मेरे पैसों में से बहुत ज़्यादा टैक्स काट लिया जाता है, और फिर साल के बाद हमें ये कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा कराओ। तो गवर्नमेंट जो है हमारे से ले लेती है टैक्स हाउस होल्ड से, सेल्स टैक्स भी लेती है ना जब साबुन चाय की पत्ती खरीदते हैं, और फिर उसके साथ साथ हमारे से जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी लेती है। अच्छा, जब गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लेती है तो उसके बदले में हमें क्या देती है? तो जो लोग तो सरकारी मुलाजिम होते हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन्हें सैलरीज इसी पैसे से दी जाती। अभी बात हो रही थी ना बच्चों ट्रैफिक पुलिस वालों की, तो सैलरीज इसी से दी जाती हैं। गवर्नमेंट उसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट भी करती है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, तो ट्रांसफ़र भी करती है। और गवर्नमेंट इसके साथ साथ जो है आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ भी देती है, जैसे कि चीनी पे भी सब्सिडी दी हुई है कि 10-15 रुपये गवर्नमेंट दे रही, बाकी हम दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये गवर्नमेंट करती है। तो ये हो गया बच्चों 3 सेक्टर इकॉनमी। अगर 4 सेक्टर इकॉनमी बनानी तो एक एजेंट और ऐड करना पड़ेगा। कौन सा एजेंट ऐड करूं कि ये 4 सेक्टर इकॉनमी बन जाए? जी शाबाश बच्चों, कौन सा एजेंट और ऐड कर दूं कि ये 4 सेक्टर इकॉनमी बन जाए? तो बच्चे कह रहे हैं सर X-M इसके अंदर फॉरेन सेक्टर ऐड कर दीजिए, तो जनाब ये 4 सेक्टर इकॉनमी बन जाएगी। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? 4 सेक्टर इकॉनमी के 2 नाम है, एक नाम और भी इसका यूज़ करते हैं हम बहुत ज़्यादा। शाबाश, दूसरा नाम क्या है जी? तो बच्चे बता रहे हैं दूसरा नाम है इसका ओपन इकोनॉमी, खुली इकोनॉमी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही। अच्छा, अब देखिए मैंने एक साइड पे, राइट साइड पे लाइन खींची है। ये लाइन मैंने जो है इसका एरो मैंने रखा है फॉरेन मार्केट की तरफ, जिसका मतलब ये है कि हमारे सियालकोट और फैसलाबाद, कराची और लाहौर के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं तो अपना माल इनको बेचते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारोबार भी हैं जो फिर इनको मशीनरी और इक्विपमेंट और केमिकल वगैरह भी तो मंगवाने पड़ते हैं ना बाहर से बहुत ज़्यादा, तो ये इंपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके साथ साथ ये इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमने जोड़ दिया कारोबारी दुनिया को फॉरेन सेक्टर के साथ। ठीक है, अभी आप चाहें तो इसका टैक्स का लिंक इनके साथ भी जोड़ सकते हैं गवर्नमेंट का, यानी यू कैन आल्सो जॉइन दैट लिंक ऑफ टैक्स। लेकिन फिर बात लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी टैक्स लगाती है, इस एग्री। तो आप ये कॉन्सेप्ट इसके साथ लिंक कर सकते हैं दोनों। ठीक है, अप टू यू अगर आप कर सकें। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। अब इसी तरह अगर आप देखें तो जो हमारे घराने हैं, वो बहुत सारे लोग जो हैं हमारे घरानों के, वो दूसरे मुल्कों में जाके जॉब कर रहे हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन सेक्टर को। जैसे मेरा भांजा है तो वो अमेरिका में जॉब करता है, मामू है वो कनाडा में जॉब करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है जी, तो ये जनाब क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर की फर्मों को। तो उसके नतीजे में जाहिर है बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में आता है, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब यहाँ से जो पैसा है वो यानी फॉरेन सेक्टर से आता है आपके घरानों को, जैसे कि आपके अब्बू सऊदिया में हैं या चाचू हैं या मामू हैं,
अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो वहाँ से हमें रिटर्न्स भी आते हैं। हम इन्हें फॉरेन रेमिटेंसेस भी कहते हैं, तो हमें रिटर्न्स भी आते हैं। तो इस तरह जो है हाउस होल्ड भी बाहर के लोगों से अटैच हैं और ये इंपोर्ट भी करते हैं, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल भी करते हैं। ये भी जहन में रहना चाहिए, पैसे आते भी हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम ये घरानों की एक्सपोर्ट है और वो घरानों की इंपोर्ट है। इस तरह जो है ये आपका फॉरेन सेक्टर भी अटैच हो गया। तो आप ये कह सकते हैं अब ये बन गई फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पे आके एक पॉज लेना बनता है, उसकी वजह ये है कि अब पहले वाला टॉपिक पूरा हो गया हमारा। इसके अंदर हमने 2 सेक्टर का सर्कल फ्लो देख लिया, 4 सेक्टर का देख लिया, लीकेज एंड इंजेक्शंस देख लिए, और इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव देख लिए, और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज की डेफिनेशन देख ली। अब यहाँ तक समझ आया तो जी लिखकर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे हमने क्या करना है, तो कल के लेक्चर की फाउंडेशन आज रख देते हैं, ठीक है जी। बाकी क्लासेस में भी मैंने रखी है। तो डायग्राम इसको ये सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है, इसको एक्सप्लेन सिर्फ इतना ही करना है कि कौन किसको क्या दे रहा है। एक जुमले में आप बताएंगे कि हाउस होल्ड है फर्म्स को दे रहे हैं रेंट, दे रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, और उसी के अंदर लिख देंगे इन रिवार्ड ऑफ डैट जो फर्म्स हैं वो दे रही हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दूसरी तरफ फर्म्स जो हैं दे आर गिविंग गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड, एंड हाउस होल्ड गिविंग प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म। फिर गवर्नमेंट का आप ये करेंगे कि गवर्नमेंट इज चार्जिंग टैक्सेस फ्रॉम द फर्म्स एंड गिविंग देम फैसिलिटीज़ एंड सब्सिडीज़, और फिर उसी के अंदर आप लिख देंगे एक जुमला ऐड कर देंगे, सिमिलरली गवर्नमेंट चार्जिंग टैक्सेस फ्रॉम हाउस होल्ड एंड गिविंग देम सैलरीज टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स एंड देन सब्सिडीज़। इसी तरह फॉरेन बायर का एक जुमला लिख देंगे। तो अब वन बाय वन एक एक सेंटेंस लिखकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा आपने लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। डायग्राम बनाने का मकसद एक ये भी होता है कि बातें लिखने में कम लिखनी पड़े और जो है ज़्यादा बात ग्राफ से समझ आ जाए। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात हो गई क्लियर। अब जहाँ तक सवाल है हमारा कि हमने ये समझ लिया, और अब हमारा अगला काम क्या है। अगला काम हमारा जो है ना जी, वो ये है कि जो जीडीपी वाली कहानी है इसे भी शुरू किया जाए, कि नेशनल इनकम या जीडीपी इंडेक्स जिसको हमने कहा था कि ये क्या चीज़ है, इस पर बात शुरू की जाए। यहाँ सर्कल फ्लो ऑफ इनकम में लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 तरीके हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। कौन कौन से तरीके हैं? एक है वैल्यू एडेड मेथड अप्रोच, एक है हमारी जनाब इनकम अप्रोच, और एक है हमारी एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से हम क्या मीनिंग लेते हैं, तो लेट्स सी। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब ये हुआ कौम की आमदनी। भाई जैसे आपके अब्बू की आमदनी है, आप भी कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं, आपकी इनकम है, इसी तरह पूरी पाकिस्तानी कौम की भी इनकम। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, यहाँ तक बुनियादी बात तो सारी क्लियर हो जाती है। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट ऑफ आ नेशन, एक कौम की टोटल आउटपुट की वैल्यू नेशनल इनकम। लेकिन आमदनी हमेशा टाइम से कैलकुलेट होती है। मिसाल के तौर पे आपके पापा से इनकम 2 तरह से पूछी जाती है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है, ले ईयरली कितनी है। लेकिन कौम से हमेशा ईयरली पूछी जाती है, इसलिए हम लाजमन लिखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट फॉर अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। कितने के लिए? शाबाश, 1 ईयर के लिए
विद इन 1 ईयर। एक कैलेंडर ईयर के लिए द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या है? शाबाश, फाइनल आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की हैं कौम ने और उनकी टोटल वैल्यू कितनी देर के लिए? 1 साल के लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। नेशनल इनकम इज नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट, इज कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिससे इसको मेजर किया जाता है जिस शक्ल में, उसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसको आसान अल्फाज में हमने जीडीपी कहा था। ये वो इंडेक्स है जिसकी बात हुई थी सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में और आज भी हो रही। ये क्या चीज़ है? बट डेफिनेशनली मैकॉनल एंड ब्रू लिखता है द टोटल वैल्यू ऑफ goods and services, the total value of goods and services produced by residents of a country, ड्यूरिंग 1 ईयर। 1 साल तो लिखना पड़ेगा ना, आपको भी बात हुई है, ठीक है जी, ड्यूरिंग 1 ईयर। लेकिन 1 ईयर से पहले ऑफ अ कंट्री एक बात ऐड कर लेते हैं, विद इन द geographical boundaries of a country, boundaries of a country। अब लिख देते हैं ड्यूरिंग 1 ईयर, ड्यूरिंग 1 ईयर, ठीक है। तो फिक्रा टूटेगा नहीं, चूंकि प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखनी चाहिए और सब ऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिखनी चाहिए। तो इस सेंस में अगर आप देखते हो तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, लेकिन बड़ी अहम बात, विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी अगर ये एक मुल्क है तो इस मुल्क के अंदर रहने वाले रेजिडेंट ने कितनी गुड्स और सर्विसेज इसके अंदर प्रोड्यूस की हैं। तो याद रहे, ये वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जो बाहर जाके किसी कंपनी ने बनाई, चाइना में बनाई, जाके मलेशिया में बनाई, अफ्रीका में बनाई, वो नहीं, जो आपके मुल्क में बनी है। और ये भी याद रहे कि आपके मुल्क में बनी है तो बेशक रेजिडेंट्स, कोई भी रेजिडेंट्स, आपके अपने नेटिव रेजिडेंट्स या बाहर से आके चाइनीज़ ने सी पैक के ज़रिए बनाया है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे चाइनीज़ है चाहे वो पाकिस्तानी है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये पता है कि ये पाकिस्तान का जीडीपी है। चूँकि हमने ये देखना है कि पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद के अंदर इनकम या इकनॉमिक एक्टिविटी कितनी हुई है। So we have to see inside the economic activity inside the geographical boundaries of a country, कि एक मुल्क की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हुई है, वो हमारा जीडीपी है। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट, कि सर बाहर से भी तो कमा के पैसा आ रहा है और इधर से भी कमा के लेके जा रहे हैं, तो वो आगे जाके ट्रीट हो जाएगा, वो किसी और कॉन्सेप्ट में ट्रीट होगा। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये ट्रीट होगा कि इस मुल्क के अंदर अंदर, यानी इसकी जियोग्राफिकल हदूद के अंदर अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज आपने बनाई हैं, उनकी वैल्यू क्या है।
ठीक है जी, क्लियर, ये बात क्लियर है एवरीबॉडी? जी शाबाश। तो ये क्लियर है कि जीडीपी इज़ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इनसाइड द कंट्री, मुल्क की जुग्राफियाई हदूद में, मुल्क के अंदर, मुल्क के बॉर्डर के अंदर, अपने वतन की सरजमीन के ऊपर कितनी मुआशी एक्टिविटी हुई है, वो हमारा ड्यूरिंग 1 ईयर, डेट इज़ कॉल्ड जीडीपी। अब उस जीडीपी को मैयर करने के तरीके कितने हैं, ये अभी हम बात कर रहे थे जब मैं वो कंपोस्ट मटेरियल की तरफ गया। तो इसको मैयर करने के लिए मेथड्स टू मैयर जीडीपी, इसके अंदर सबसे पहला मेथड जो है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, जो पेपर में बहुत ज़्यादा एड्रेस होता है और विद न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, लिहाजा आपने याद रखना है कि दिस मेथड इज एड्रेस विद न्यूमेरिकली। दूसरा मेथड जो है वो आपका इनकम मेथड है, कंपैरेटिवली कम एड्रेस होता है लेकिन बहरहाल मेथड तो प्रिवेल करता है। और आखिरी मेथड जो है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसके अंदर तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की हम वैल्यू ले लेते हैं और इसको आउटपुट अप्रोच भी कहते हैं। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम इसको मैयर कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, पूरी कौम ने अखराजात कितने किए हैं, पूरी कौम ने आमदनी कितनी कमाई है और पूरी कौम ने कितने की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, आप इससे भी मैयर कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं, ठीक है, तीनों में से कोई मेथड आप लगा सकते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अगर 1 से लेके 100% तक कोड की जाए तो आप कहाँ स्टैंड करेंगे? जी शाबाश। 100%, 100%, 100%। एंड नाउ योर इंटरेस्ट इन मैक्रो आई थिंक और इंक्रीज होगा, क्योंकि अब आप पूरा निज़ाम समझने जा रहे हैं कि मईशत चलती कैसे है, ठीक है। तो जवाद बेटे आज कम क्यों है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग? लेट आए थे, क्या हुआ था? ठीक है, लेट आए थे जवाद जी, बेटे टाइम पे आएँ और नोट साथ साथ बनाते जाएं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएं, ठीक है। अब आपको मैं वीडियो लिंक भेजेंगे और आपने वीडियो लाजमी सुननी है इसकी, ठीक है। ओके बच्चों, तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कल आपसे मुलाकात होगी 11 बजे से। मैंने टाइम ऐसा रखा है कि आप नाश्ता वाश्ता कर लें, ब्रेक ले लें आराम से, तो फिर आपसे बात हो सके। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों से बात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।